अगर आपको बहुत टाइम से छींकें आती हैं, रोज़ सुबह उठते ही आपको बहुत छींकें आती है, बार-बार छींकें आती हैं, रोज़ आप दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई ना कोई एंटी एलर्जिक ले रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से ये दवाइयाँ चल रही है पर कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपको साइनोसाइटिस है और अगर साइनोसाइटिस है तो उसका सॉल्यूशन आयुर्वेद में कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस क्या है? साइनस जो है एक एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं और ये 6 रहते हैं हमारे नंबर में, जो हमारे यहाँ पर रहते हैं और 4 यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जब ये फिल्ड हो जाते हैं, जब इसके अंदर म्यूकस ज्यादा फिल्ड हो जाता है तो इसकी वजह से हमेशा सिक्रीशन बनता है। अगर इन्फेक्शियस कंडीशन होती है और इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो आपको कंटिन्यूअसली इरिटेशन रहती है, ये एरिया बहुत भारी रह सकता है और बहुत ज्यादा आपको छींके और बहुत ज्यादा खांसी आ सकती है। अगर ये बहुत लंबे टाइम तक बनता है तो इसकी वजह से कई बार आपको गले में खराश या ब्रोंकाइटिस या उसकी वजह से बाद में अस्थमा होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि अगर आपको हमेशा इधर पेन रहता है फ्रंटल रीजन में या मैक्सिलरी रीजन में, दांत के पास रहता है या फोरहेड में रहता है, तो ये साइनस होने के चांसेस होते हैं। कई बार ये एग्रीवेट होता है आपके डीएनएस की वजह से, मतलब अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। कई लोग सोचते हैं कि डीएनएस है, मतलब नाक की हड्डी टेढ़ी है तो इसकी सर्जरी कराएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियंस में बहुत ज्यादा ये कॉमन है, नाक की हड्डी टेढ़ी होना ये एक नॉर्मल सी चीज है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी नाक में जो टर्बिनेट्स रहते हैं, जो पॉलिप आपको दिखते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्रीवेट करती है। और उसके लिए भी सर्जरी की कभी भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है, अगर वो रिपीटेडली इन्फेक्शन चलता है तो ही वो डिजीज कंडीशन होती है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हम सांस लेते हैं, कोई भी उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं या कोई भी फॉरेन बॉडी जाती है, उसको रोकता है अंदर पहुंचने से, ताकि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन ना हो। बट अगर हम बार बार एंटीबायोटिक्स लेंगे, एंटी एलर्जिक लेंगे, तो वो उसको बार बार वो इन्फेक्शन को क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम शुरू होती है जहां पे छींके आती है। अब इसके रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा विरुद्ध आहार लेते हैं, मतलब आपका ऐसा खाना लेते हैं जिनको एक साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, जो इनकम्पैटिबल डाइट होती है। अगर आप दूध के साथ खट्टी चीजें लेते हैं, नमक वाली चीजें लेते हैं, चाय के साथ पराठा लेते हैं, दूध के साथ नमकीन लेते हैं, अचार लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम एग्रीवेट करती है। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं या डस्ट से आपको एलर्जी है और डस्ट से एक्सपोजर होता है या स्मोक से एक्सपोजर होता है, तब ये प्रॉब्लम बढ़ती है। आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। जो सीजन होता है, जो पॉलन एलर्जी होती है, पॉलन टाइम का जो सीजन रहता है, बारिशों का टाइम रहता है, जब सर्दियां शुरू होती हैं, उस टाइम ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा एग्रीवेट करती है और उसी टाइम आपको छींके आना स्टार्ट होती है। अब जैसे जो सीजन आने वाला है, सर्दियां शुरू होने वाली है, तो बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको अब छींके आना शुरू हो गई होगी या एलर्जी की कंडीशन होगी, डेली म्यूकस आता होगा, सुबह उठते ही आपको भारीपन लगता है, नींद में भी दिक्कत लगती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होता है, ये बीमारी बढ़ती है, तो आपको हेडेक होना शुरू होता है, आपके बाल जल्दी व्हाइट होना स्टार्ट होते हैं, आपकी आंखों में हमेशा पानी आना स्टार्ट होता है, भूख कम लगती है और आपका टेस्ट भी धीरे धीरे ऑल्टर होने लगता है। आपको प्रॉपरली टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आती, नाक में खुजली रहती है, ये नाक से हमेशा रनिंग नोज रहती है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जब ये प्रॉब्लम एग्रीवेट करती है। अब अगर आपको कंटिन्यूअसली ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें आपको छींकें आ रही हैं या खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और आप बहुत टाइम से एंटी एलर्जिक खा रहे हैं, तो अब टाइम है कि ये समझने का कि अगर आप बहुत टाइम तक ये एंटीबायोटिक्स या एंटी एलर्जिक खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो नहीं होगा। अगर आप साल भर इंजेक्शंस ले रहे हैं कि फ्लू के लिए इंजेक्शंस ले रहे हैं, फिर भी वो एलर्जी कंडीशन हो रही है, दैट मीन्स अब आपको अपनी बॉडी को रेडी करना चाहिए। अब आयुर्वेद क्या मानता है इसको? आयुर्वेद इसको कंसिडर करते हैं प्रतिशय के अंदर। प्रतिशय मतलब जहां पे आपको कंडीशन होती है, जहां कंटिन्यूअसली नाक आपकी बहती है या छींके आती है, एलर्जिक कंडीशन एक रहती है। अब सबसे अच्छा आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट बताया गया है, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है निदान परिवर्जन। मतलब जो चीजों से आपको एलर्जी है
जो चीज़ें आपके एक्सपोजर हैं, जैसे ठंडी चीज़ों से हैं, खट्टी चीज़ों से हैं, या इनकम्पैटिबल डाइट से हैं, या डस्ट एलर्जी है, उससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको मास्क पहनना चाहिए और प्रॉपर्ली अपनी डाइट फॉलो करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको डेली अपने लिक्विड डाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शियस कंडीशन है, अगर आप हल्का ल्यूकवार्म वाटर ले रहे हैं, गर्म पानी ले रहे हैं, तो जब आप उसको पीते हैं, फ्लूइड मेंटेन होते हैं, तो जो म्यूकस बन रहा है वो हेल्दी म्यूकस बनता है, वो ड्रेन आउट होकर आपके स्टमक में जाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तीसरी चीज, अगर आपको चाय पीना पसंद है या मीठी चीजें पसंद है, तो थोड़ा उसको रिड्यूस करना है और उसकी जगह उसको रिप्लेस करना है, जिसमें आप तुलसी की चाय आप ले सकते हैं। तुलसी को आप थोड़ा सा पानी में पकाकर ले सकते हैं, उसमें दालचीनी डाल सकते हैं और उसको कंटिन्यूसली लेते हैं, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। उसके अलावा अगर आप स्टीम लेते हैं, तो जितने भी हमारी किचन में खड़े मसाले रहते हैं, दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, और उसके अंदर थोड़ा सा लौंग डाल के अगर आप उसकी स्टीम लेते हैं, उसके वेपर्स लेते हैं, तो वो भी हेल्प करता है कि जितना भी म्यूकस बना है उसको न्यूट्रलाइज करने में। इसी के साथ अगर आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेते हैं, पंचकर्मा के अंदर नस्से और धूम्रपान, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है अगर आपको एलर्जिक कंडीशन बहुत लंबे टाइम से और आपको ये कंटिन्यूसली चलती आ रही है। कई बार ये प्रॉब्लम जो होती है हेरिडेटरी भी होती है, जनरेशन टू जनरेशन भी चलती है, तो जरूरी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है और बच्चे में भी स्टार्ट हो रही है, तो आप अर्ली स्टेज में उसको ट्रीट करें। जब भी कोई भी बीमारी अर्ली स्टेज में ट्रीट की जाती है, तो वो इजीली मेंटेन की जा सकती है और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती या रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता है, वो एस्थमा कंडीशन तक भी जा सकता है। बहुत लोग हैं जो छींकें आती थी, खांसी होती थी, उसके बाद अब इनहेलर्स पर आ गए हैं और इनहेलर्स कंटिन्यूसली ले रहे हैं या स्टेरॉयडल मेडिसिन ले रहे हैं। तो जब तक आप वो मेडिसिन ले रहे हैं, सिर्फ वो तब तक ही सबसाइड रहेगा, वो कंटिन्यूसली आपको रिलीफ नहीं देगा। अगर आप घर में डेली जल नीति कर सकते हैं या सूत्र नीति कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। योगा में अगर आप कपाल भारती प्राणायाम या और भ्रामरी प्राणायाम, ये अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे भी आपके जो नोज है वो काफी बैलेंस रहती है। सर्जिकल ऑप्शन तब होना चाहिए जब आपके पास कोई चीज ना बची हो, बट इनिशियली कोशिश करना चाहिए कि आपको इसको नेचुरली हील करना चाहिए। तो इसी के साथ जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा खांसी लग रही है, छींकें आ रही हैं, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या नीचे दिए गए वेबसाइट पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा, अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप उसको कर सकते हैं। आयुर्वेद को अपनी लाइफ में अपनाइए, आयुर्वेद से आप अपने आप को काफी बेहतर बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। थैंक यू।